डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर ESP। इस चैनल के पहले दो वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ड्रामा टाइप्स, और ड्रामा टाइप्स के अंदर हमने ट्रेजेडी एंड टाइप्स की बात कर ली थी। आज हम तीसरे वीडियो में कॉमेडी एंड टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो कॉमेडी एंड टाइप्स में पहले हम समझेंगे कि जो कॉमेडी है वो समानता क्या है, इसको जनरलाइज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कॉमेडी के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं। रोमांटिक कॉमेडीज की बात करेंगे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात करेंगे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करेंगे, फोर्थ सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात करेंगे, और फिर जेंटिल कॉमेडी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं हम कि कॉमेडी है क्या। कॉमेडी एक इन जनरल अगर देखा जाए तो प्ले ऑफ लव है, डिलाइट, रोमांस, मैरिज एंड जॉय। इसका जो प्लॉट होता है इट इज ये शो डेवलप किया जाता है जिसमें सटायर होता है, विट होता है, ह्यूमर होता है, लव होता है, इंट्रिग, प्लॉटिंग होती है, और ये क्लाइमेक्स तक जो प्रोग्रेस होता है ये थोड़ा सा लीड करता है आपको। इसमें थोड़ी सी आपको दिखाई देगी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है, लेकिन इसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। बिगनिंग में जो होती है इसकी मिडिल कॉमेडी की, वो थोड़ी सी अनयूजुअल लगती है। मिडिल और बिगनिंग अनयूजुअल लगता है, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, और जब सब कुछ ठीक होता है तो उसको हम डिनाउमेंट कहते हैं। तो ये परस्पर हमें सुखद अंत की ओर ले जाती है। इसमें आप देखें तो शुरुआत और बीच में तो थोड़ा सामान्य है, लेकिन अंत में ये सब कुछ सही हो जाता है, और इसको हम कॉमेडी कहते हैं। जिसमें सब कुछ सही नहीं होता है और सब कुछ विध्वंसक होता है, डिजास्टर होता है, उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं। तो कॉमेडी ट्रेजेडी में ये अंतर है, कॉमेडी में डिजास्टर नहीं होता है और लास्ट में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार MH अब्राहम ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें वो यही कहता है कि ये जो प्राइमरली एक इंटरेस्ट डेवलप करता है, अम्यूज करता है जो भी ऑडियंस है वहां पे या व्यूअर्स हैं, और द कैरेक्टर्स एंड द डिस्कम्फीचर एंगेज और प्लेजरेबल। तो उसका जो डिस्कम्फीचर होता है, जो वहां पे आपको समस्याएं दिखाई देती हैं, वो हमें अटेंशन एक क्रिएट करता है। और वो अटेंशन कैसी होती है, कंसर्न की नहीं होती है, वो हम कॉन्फिडेंट होते हैं उस समय देखते वक्त कि ये डिजास्टर की तरफ नहीं जाएगा और ना इसमें कुछ ऐसा होने वाला है, बल्कि ये हैप्पीली इट विल बी एंड एट दी लास्ट। तो हम इसको ब्रॉड कैटेगरी में अगर देखें कॉमेडीज को, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो क्लासिकल है कॉमेडीज ब्रॉड कैटेगरी में, जिसमें क्लासिकल रूल्स फॉलो होता है उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर में, और दूसरी क्लासिकल रूल्स के बाद जो हम देखें तो वो एलिजाबेथन एज के समय से शुरू होती है, शेक्सपियर के समय से शुरू होती है, जिसे हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। और रोमांटिक कॉमेडी को अगर हम देखें MH अब्राहम्स ग्लोसी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये उस समय थॉमस लॉज की रोसालिंड 1590 में आई थी, फिर शेक्सपियर की एज यू लाइक इट 1599 में आई थी। इनके आधार पे ये एक विशेष प्रकार का कॉमेडी प्रेजेंट होता है, जिसमें लव अफेयर होता है दैट इन्वॉल्व्स अ ब्यूटीफुल एंड एंगेजिंग हीरोइन। और कभी कभी हीरोइन जो होती है डिस्गाइज्ड एज मैन मैन होती है, मतलब मैन के वेशभूषा में कभी कभी अपने आप को छद्म रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसमें द कोर्स ऑफ लव डज नॉट रन स्मूथ। शुरू में लगता है कि नॉट एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट लेटर डिफिकल्टीज होती हैं इसमें, बट इट्स ऑल ओवरकम एट द एंड, और हैप्पी यूनियन हो जाता है। सो ये बात में एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में नॉर्थ ऑफ फ्राई भी पॉइंट्स आउट करते हैं शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज को। तो इसके कुछ मुख्य फीचर होते हैं जिसको हम समझ लेते हैं। इसमें रोमांटिक एटमॉस्फेयर होता है, लव और मैरिज के सीन्स होते हैं, इसमें म्यूजिक भी होती है, सॉन्ग्स भी होते हैं, जैसे आपकी रोमांटिक मूवीज होती हैं ठीक उसी तरीके से हास्य होता है। जो कलाकार इसमें होते हैं वो कॉमेडी करने वाले भी होते हैं, जिसको मिमिक्री करने वाले। रोल ऑफ वुमेन इसमें होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैंटेसी विद रियलिज्म। तो रियलिज्म के साथ कहीं कहीं फैंटेसी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। द फूल एंड क्लाउनिश कैरेक्टर्स जैसे मूवी में होते हैं, आपने देखा हो विदूषक हुआ करते थे पहले, जैसे रासलीला और रामलीला वगैरह होती थी, उसमें वो बीच बीच में लोग हंसाने काम करते थे, जैसे मूवीज में भी होता है। कॉमेडियंस होते हैं, जैसे बहुत सारे आपने मूवीज में देखा होगा कि बीच बीच में लोगों को लाइट करने के लिए सीन से और यू नो लिटिल बिट मेक देम amusing. So they come and they play their role. Like Johnny Lever and many are there. I don't need to discuss that. इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ हीरोइन होता है, ब्लेंडिंग ऑफ पिटी एंड जॉय होता है, प्लॉट एंड कैरेक्टर होता है, एलिमेंट्स ऑफ लव होता है, और ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म होता है।
तो इसमें ये हैं इतनी चीजें जिसके एक कॉमन फीचर के रूप में हम रोमांटिक कॉमेडी को देख सकते हैं। कॉमेडियन टाइप में दूसरा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को समझते हैं। इसमें बेन जॉनसन जो है कंटेम्प्रेरी है शेक्सपियर की, और ये 16th सेंचुरी में उनके साथ साथ ही कहीं लिख रहे थे ड्रामा, और इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को अपना आधार बनाया। एक एंशिएंट और क्लासिकल थियरी है जिसमें हमारे जो चार शरीर के फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ जिसमें ब्लड आता है, फ्लेम आता है जिसको हम कहते हैं कफ, कॉलर येलो बाइल और मेलनकली ब्लैक बाइल। तो इसके आधार पे जो फिजियोलॉजी हमारी होती है, जब ये बैलेंस होता है तो सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है, इम्बैलेंस होता है, तो एक कैरेक्टर टाइप बन जाता है, उसका फिजिकल स्टेट बन जाता है, और वो इसके आधार पर उसका एक डिस्पोजिशन स्वभाव हमें दिखाई देता है, टेम्परामेंटल समथिंग दैट इज प्रोड्यूस देयर। तो एक्सेस ऑफ अगर ब्लड हो जाए तो इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, इट इज टू ऑप्टिमिस्टिक। और एक्सेस ऑफ फ्लेम अगर कब ज्यादा बढ़ जाए तो वो बहुत ज्यादा क्वाइट हो जाता है, टॉलरेंट हो जाता है, चीजों को सहना शुरू कर देता है, और लिटिल बिट ही इज डल इन इज एक्सप्रेशन और द वर्क। एक्सेस ऑफ कॉलर जो होता है उसका जो येलो बाइल है, इसमें ज्यादा एंग्री हो जाता है उसका टेम्परामेंट, और अगर एक्सेस में उसका ब्लैक बाइल आ गया तो मेलनकलिक हो जाता है, इसमें मॉर्बिड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं उदासीन, विकृत, द्रुसित, डिप्रेशन में चले जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है। सो एंगर आपका आ जाता है कॉलर में, और मॉर्बिड और डिप्रेस्ड ये आ जाता है मेलनकली यानी ब्लैक बाइल में। तो यहाँ समझते हैं ये अपोजिट है बिल्कुल रोमांटिक कॉमेडी की। रोमांटिक कॉमेडी में यहाँ पे किसी ने इस तरीके से नहीं देखा इन चीजों के बारे में, लेकिन यहाँ पे बेन जॉनसन जो है वो अपनी कॉमेडी में इस तरह की चीजों को लेकर आए हैं। इन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर द कैरेक्टर टाइप्स एंड इसेंट्रिक by some of their disposition based on the natural fluids found in human psychology, which determines individual temperament. Semblance of personality with presence of individual types as found in the comedy of humor was not the motive in romantic comedy. तो romantic comedy बिल्कुल अलग है यहाँ पे, उसमें आपको लव दिखाई दे रहा है, ह्यूमर दिखाई दे रहा है, फन, लाइट सेटायर दिखाई दे रहा है, और जो लाइफ वहां पे कंटेम्प्रेरी लाइफ है उसमें जो लव है, मेल मिलाप है, रिकॉन्सिलिएशन है, वो सारा उस कॉमेडी के अंदर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो फिजियोलॉजी के अंदर हमारे फ्लूइड्स हैं, उन फ्लूइड्स के आधार पर उसका जो इम्बैलेंस है उसमें किसी एक की अधिकता हो जाना, किसी एक की न्यूनता हो जाना, और उसकी वजह से उसके टेम्परामेंट में, ये स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देना, उसको उन्होंने यहाँ पे आधार बनाया कॉमेडी का। और इसी को डिफाइन करते हुए एमएच अब्राहम ने ग्लोसी ऑफ लिटरेरी टर्म में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कुछ कुछ इसमें कि क्या हो रहा है। और जो जॉनसन है, ब्लैक जॉनसनियन टाइप ऑफ ह्यूमर कैरेक्टर्स उसके दिखाई देते हैं, वो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में दिखाई देता है। ये दो बहुत ही प्रतिपादित इनकी पुस्तकें हैं जिसके अंदर ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। सो लेट्स एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 1600 में आई थी। तो अ टाइप ऑफ कॉमेडी डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन the Elizabethan playwright based on the ancient physiological theory of the four humors that was still current in Johnson's time. The humor were held to be the four primary fluids: blood, phlegm, choler, yellow bile, or melancholy black bile, whose temperament or mixture was held to determine both a person's physical condition and character type. An imbalance of one or the another humor in a temperament was said to produce four kinds of disposition. तो अगर चार में अधिकता हो जाए किसी एक की, जैसे ब्लड है या फ्लैम कफ है या कॉलर येलो बाइल है या ब्लैक बाइल है, तो इसके आधार पे इनका एक डिस्पोजिशन बन जाता है। तो यहाँ पे जिसमें ब्लड ज्यादा बढ़ गया या कब ज्यादा बढ़ गया या येलो बाइल या ब्लैक बाइल ज्यादा बढ़ गई, तो उसके हिसाब से वो कैरेक्टर्स का डिस्पोजिशन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जॉनसन expounds his theory in the induction of the play Every Man in His Humor 1600 and exemplifies the mode of his later comedies. Often he identifies the ruling disposition of a humorous character by his or her name. Zeal of the land busy, dam, pure craft,
well bred. The Johnsonian type of humor characters appears in play by other एलिजाबेथन्स और इनके अलावा भी और जो एलिजाबेथन राइटर थे शेक्सपियर के समकालीन उन्होंने भी इसका प्रयोग किया है and remained influential in the comedies of manner by विलियम वाइकरली। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में कहीं कहीं इसकी छाप दिखाई देती है। सर जॉर्ज इथरिज, विलियम कॉनग्रीव एंड अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द इंग्लिश एक्सप्रेशन आल्सो यूज दिस सॉर्ट ऑफ कॉमेडी। इसके सैलेंट फीचर्स क्या होते हैं? इंटेंस रियलिज्म होता है इसके अंदर। रियलिज्म का मतलब सीधे सीधे कैरेक्टर्स के वो टाइप को उठा रहा है और उसके अंदर जो कुछ एबनॉर्मिटी चल रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, उसको वो डायरेक्टिक और सेटेरिकल कर रहा है। विट है, सेटायर है और थ्री यूनिटीज इसमें यूज हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ऐसे समझिए कि रेस्टोरेशन जो पीरियड शुरू हुआ था 1660 टू 1700, इसमें चार्ल्स जो सेकंड थे वो सिविल वॉर के समय जब चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन हो जाता, हत्या रहती, तो वो फ्रांस चले जाते हैं। और जब क्रॉमवेल का पीरियड होता है कॉमनवेल्थ एरा फ्रॉम 1649 टू 1659, तो उस समय वो फ्रांस में रहते हैं। और जब क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है 1659 में, तो चार्ल्स सेकंड वाज कॉल्ड बैक अगेन टू इंग्लैंड और वो रेस्टोर्ड हो जाते हैं थ्रोन में इन 1660। और उसके बाद ये रेस्टोरेशन ये शुरू होती है। चार्ल्स सेकंड अपने साथ फ्रांस से जब वापस आते हैं तो वहां का वो जो डिप्रेव्ड करप्शन होता है या करप्ट वे होता है, इमोरल मैनर्स होता है, फैशन होता है और जो मोड ऑफ लाइफ फ्रांस की थी वो बड़ी अरिस्टोक्रेटिक थी, उस सबको वहां पे लेके आते हैं। द फॉलीज एंड द अफेक्टेशंस, दिखावा, झूठ और ये इन सब चीजों में जो पॉम्पस चीजें होती है वहां की, आउटलैंडिश मैनर एंड फैशन, wanton pleasures and morals, ridiculous armors, intrigues, and witty duels on the higher aristocratic society became the order of the day। इस तरीके से ये वहां से जो फैशन होता है वो फैशन यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये डील्स करता है विद द रिलेशन। अगर हम देखें एम एच अब्राहम के शब्दों में, तो इट डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रिग्स ऑफ मैन एंड वुमेन लिविंग इन द सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। जो उनके बीच का व्यवहार होता है, मैनर्स होता है, ऑल दे हैव द affectations and the जो दिखावा है, and rallies for comic effect in large part on wit and sparkles of the dialogues। तो डायलॉग होता है उनके जो बीच में होता है, विनोदी, एक दूसरे को अम्यूज करना, एंटरटेन करना, often in form of repartee, a bitty conversational give and take which constitutes a kind of verbal fencing match, as well as on the violations of social standards and decorum by would be with jealous husbands, convincing rivals, and floppish dandies. Excellent examples are William Congreve's The Way of the World and William Wycherley's The Country Wife। ये हैं जो इसको बिल्कुल दर्शाती हैं इस तरीके की कॉमेडीज को, जो आर्टिफिशियल सोसाइटी के अंदर बड़े लोग एक दूसरे के साथ मजाक या व्यंग या हास्य के रूप में करते हैं। इसमें बड़ा लाइसेंसियसनेस होता है, मतलब एक प्रकार का अधिकार है कि एक दूसरे के साथ वो कुछ भी कह सके, कुछ भी मजाक कर सके, हैव द फन coffee house culture, they can move out, dating, that all sort of things are there in the fashion included as far as France life's concerned, from where the Charles II called upon the death of the क्रॉमवेल इन 1659। तो इसके साथ कुछ फीचर समझ लेते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के क्या फीचर। आर्टिफिशियलिटी है, दिखा हुआ है, एरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, वही जो कॉफी हाउस कल्चर और बड़े लोग होते हैं, they have no work to do but enough money to live a life without any struggle। अट्रैक्टिव सेटिंग होती है इसकी बिकॉज दे आर ऑल वेरी अट्रैक्टिव पीपल एंड सोसाइटी के बड़े वैसे होते हैं वो लोग, अपर क्लास ग्रेडेशन में, हायरार्की में। एमेंसिपेटेड हीरोइन होती है इसके अंदर, हीरोइनों का ज्यादा रोल होता है, लेडीज विद सटायर एंड लाइसेंसियसनेस, एक प्रकार का व्याभिचार के लिए इनको लाइसेंस मिला होता है। एमेंसिपेटेड यहाँ लिखा हुआ है, रियली टिपिकल फॉर द हीरोइन। इसके बाद हम करते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी के बारे में अगर समझे हम, तो ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर थी, इसमें बहुत ज्यादा फन था, ऊपर का दिखावा था और सेंटिमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, whether it is acceptable or not, tolerable or not।
तो यहाँ पे सेंटिमेंटल कॉमेडी का जन्म होता है और इसको एम.एच. अब्राहम के शब्दों में समझ लेते हैं ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो मिडिल क्लास रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट हैड कम टू बी कंसीडर्ड द इमोरलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड इनडिसेंसी ऑफ डायलॉग इन द कोर्टली रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसके अगेंस्ट में जो मिडिल क्लास लोग थे वो देवर ऑल बाउंड बाय द कल्चर ट्रेडिशन, तो उन लोगों को ये चीजें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए इन्होंने इसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन के रूप में सेंटिमेंटल कॉमेडी को आगे रखा। रेस्टोरेशन कॉमेडी रिजल्टेड इन द सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑफ द 18th century. In the latter part of the century, however, Oliver Goldsmith ceased to concur, and the contemporary Richard Brinsley, Sheridan the rivals, and a school of scandal revived the wit and gaiety while deleting the decency of restoration comedy. तो restoration comedy के अगेंस्ट था और इसमें भावना को महत्व दिया गया था। उनके जो अपने एक सीमित दायरा होता है, लिमिटेशंस होती हैं, और विद इन दी बाउंड्री दे विल हैव ऑल देयर टॉक्स एंड दी यू नो व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस टू अदर्स। तो यहाँ पे सम ऑफ द फीचर्स देखते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी के क्या थे। रिवोल्ट, सीधी सीधी बात है, रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स था, पहला तो ये है। रिएक्शन अगेंस्ट द लो टाइप एंड वल्गैरिटी इन कॉमेडी, तो जो ऑब्सिनिटी थी, वल्गैरिटी थी कॉमेडी के अंदर, उसके अगेंस्ट ही रिएक्शन था कि वो नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सिचुएशन ऑफ सीरियसनेस, इसमें सीरियसनेस थी, गंभीरता थी। लैक ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉमेडी, इसलिए इसमें कह सकते हैं कि कुछ लैकिंग भी होता है, ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉमेडी नहीं हो सकती। सिचुएशन को आप सीरियस बना देंगे, उसमें से सब कुछ हटा दिया आपने, सो इट विल बिकम समथिंग यू नो मोनोटनी। अटेम्प्ट टू रिफॉर्म सिनर, और इसमें सिनर जो था उसको एक प्रकार से मॉरल लेसन था कि भाई you have to be reform yourself, these and that things are not good for others or for the society or for the tradition or the culture what we have in a institutional setup. तो triumph of virtue था इसमें, जो सदाचार था उसकी विजय थी, सदाचार को महत्व दिया गया। स्टॉक कैरेक्टर्स थे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेंसिबिलिटी थी, सेंसिबिलिटी थी इसके अंदर। इसके बाद जेंटल कॉमेडी की बात करते हैं। ये भी अर्ली 18th century में जेंटल कॉमेडी was reproduced as a sub-genre of the comedy of manners that reflected the behavior of the British upper class. तो comedy of manners का यहाँ पे थोड़ा सा gentle comedy के रूप में आ गई, little bit they have more refined it, make more polished, and it became the gentle comedy in the early 18th century. So gentle comedy was rather artificial or sentimental in the sophisticated upper class society. तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, लिटिल बिट सेंटिमेंटलिटी देयर आल्सो देयर, आर्टिफिशियलिटी आल्सो देयर। सो कंट्रास्टेड विद रेस्टोरेशन कॉमेडी, Collie Seaver practiced this type of comedy at his play The Careless Husband 1704 is the best example of the gentle comedy. तो आज हमने कॉमेडी टाइप को पूरा कर लिया है। अगले वाले उसमें हम मिलेंगे आपसे और चर्चा करेंगे तेज दी कॉमेडी की। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।